हाँ जी बच्चे, इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैथमेटिकल डेरिवेशन टू prove that electric field is transverse nature of transverse nature of electromagnetic wave। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है ट्रांसवर्स नेचर है, इसका क्या मतलब है? लेट अस से मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। दिस इज माय जेड एक्सिस। ये मैं एक क्यूब एज्यूम कर रहा हूं। ये मैं एक क्यूब एज्यूम कर रहा हूं यहां पर। इसकी साइड्स ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अभी इस क्यूब पे मैं ऐसा मानता हूं कि इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि यहां से शुरू हो रही है। It starts originated from here and it starts moving along positive x direction। तो यहां से ये शुरू हुई टाइम t इक्वल टू 0 पे, वो यहां पर थी। आफ्टर टाइम t, यानी कि टाइम t इक्वल टू t पे या आफ्टर टाइम t, एट टाइम t द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज हियर। सेकेंडली मैं यूं कह सकता हूं कि चलो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग अराउंड एक्स एक्सिस, और फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान लेता हूं कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है अराउंड दिस डायरेक्शन। अभी अगर एरिया वेक्टर लूंगा, एरिया वेक्टर हमेशा बॉक्स से बाहर होता है, एन कैप हियर, और इस फेस का एन कैप इज हियर। तो इस एलिमेंट के अंदर अगर मैं देखूं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस अगर मैं निकालूं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, तो यहां पर मेरे पास कौन कौन से सर्फेसिस है? इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस ऑफ ए बी सी डी प्लस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस ऑफ ई एफ जी एच। अभी अगर मैं ये दो सर्फेसिस लूं तो ये मेरे सर्फेसिस है अराउंड एक्स एक्सिस प्लस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये मेरे पास ए डी ई एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस अलॉन्ग बी सी एच जी। और फिर मेरे पास दो सर्फेसिस और बचे, सामने वाला इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस सी डी ई एच प्लस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस बी जी एफ ए। ये मेरे पास इंटीग्रल्स है। इन इंटीग्रल्स में से अगर आप ध्यान दो कि सिर्फ ए वाला एरिया वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है, इस वाले फेस का एरिया वेक्टर आउटसाइड है, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा हियर इज 90 डिग्री एंड cos 90 बिकम 0। तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। ये दोनों पार्ट 0 होने वाले हैं मेरे, क्योंकि इसमें एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी, इसका जो एरिया वेक्टर है वो अलॉन्ग जेड एक्सिस आएगा। ये वाला सी डी ई एच, इस फेस का एरिया वेक्टर विल बी अलॉन्ग जेड एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज 90 डिग्री। सो cos 90 बिकम 0, तो ई डॉट डी एस बिकम 0। तो मेरे पास सिर्फ ये दो पार्ट बचे। तो अगर मेरे पास ये दो पार्ट बचे तो ये मेरे पास है ई, और इसमें क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है, ई अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन cos 180 इज नेगेटिव, और दो फेसिस है, दिस इज dy एंड दिस इज dz। तो दिस इज dy इंटू dz, एरिया इज dy इंटू dz प्लस
Ex, here the angle between area vector and electric field vector on this face is 0 degree, so it will be plus into dy dz. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ Ex अल्टीमेटली ये क्लोज इंटीग्रल है, either ds is charge upon epsilon naught, since there is no charge enclosed in the interface, so total sum is 0. So what I can write, Ex dy dz, यहाँ पर मैं Ex डैश ले लेता हूँ इस पॉइंट पे, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड इस Ex डैश यहाँ पर मैं मान लेता हूँ Ex है, तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई, dy dz, तो Ex और Ex डैश बराबर हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस सारी कहानी का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं है, चार्ज एनक्लोज 0 है। अगर चार्ज एनक्लोज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी, तो स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस ही नहीं करती। सो दैट मींस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमने पहले अज्यूम किया था। दैट मींस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स I am having, if in case I am having an electric field, the electric field is constant, and constant electric field does not means there is not a source of electromagnetic wave. So similarly we can prove that along the direction of electromagnetic wave, if in case if any magnetic field we are having, the component is always constant, so that responsive component is also not responsible for the production of electromagnetic wave. So whatever components of electric and magnetic fields which are responsible for the production of electromagnetic waves, they are not there along the line of propagation of electromagnetic wave. They can be along the perpendicular direction, but they are not lying along the direction of electromagnetic wave. उनका कोई component along the line नहीं है, तो along the line नहीं है तो फिर कहाँ है, perpendicular ही तो है। अगर perpendicular direction में कभी कोई वेक्टर है तो उसी का तो कोई component उसके perpendicular में नहीं आता ना। If you are having some vector along y axis, तो तभी उसका x कंपोनेंट 0 होगा, और x कंपोनेंट तभी 0 होगा तब वो बिल्कुल अलोंग द y एक्सिस होगा। अगर xy प्लेन में वो कहीं भी होगा तो उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट x और y दोनों के अलोंग आएगा। तो यहाँ पर व्हाट वी कैन से कि हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ये हमारी एक छोटी सी डेरिवेशन थी टू प्रूव द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैथमेटिकली, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन theoretically in the Hertz experiment.